नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की नई मेरिट के बारे में, संशोधित होने वाली कट ऑफ, इसके अलावा संशोधित होने वाली मेरिट लिस्ट को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाई कोर्ट के माध्यम से जो आदेश दिया गया उसको लेकर सरकार का रवैया स्पष्ट है कि वो अभी 69,000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को संशोधित करने वाले हैं, ना कि डबल बेंच जाकर इस पर स्टे लगाने की मांग कर रहे हैं। बेशक अभ्यर्थियों के माध्यम से इसको लेकर डबल बेंच जाकर स्टे लगाए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि सरकार क्या करने वाली है, क्योंकि सरकार अगर चयन सूची जारी करना चाहेगी तो वो किसी न किसी तरीके से इस मामले को लेकर चयन सूची जारी करने की कोशिश कर रही है। उनके माध्यम से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आगे क्या हो रहा है वो मैं आपको बाद में बता ही दूंगा। इस वीडियो के अंदर मुद्दा हमारा ये है कि नई मेरिट लिस्ट से कौन कौन से अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, कौन कौन से अभ्यर्थी अंदर हो रहे हैं। मैं किसी अभ्यर्थी के खिलाफ या किसी अभ्यर्थी का सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ वही जानकारी देता हूँ जो हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिख करके दी है। अगर आप भी चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, बस आपको शर्त है कि उस ऑर्डर को समझना पड़ेगा, क्योंकि जो हाई कोर्ट की अंग्रेजी होती है थोड़ी सी डिफरेंस तरीके से रखी जाती है, बहुत सारे पुराने तथ्यों को समझाकर। और तथ्यों की जब बात आती है तो ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल 69,000 शिक्षक भर्ती या कोई भी भर्ती हो उसके अंदर तथ्यों को लेकर डिटेल में बात करते हैं। मैंने आप सभी को समझाया था डबल आरक्षण के बारे में, बहुत सारी डिटेल वीडियो बनाकर समझा दिया कि कैसे ओबीसी और एससी वाले छात्रों को नुकसान हो रहा है, किस तरीके से जनरल की कट ऑफ ज़्यादा कम जा सकती है और जो ओबीसी एससी की कट ऑफ है वो ज़्यादा जा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिल रहा था कि जब बात आई थी तो एक समाचार पत्रों में भी न्यूज़ निकली थी और मैंने तो आपको सबसे पहले बताई दी थी कि अगर नई चयन सूची जारी होती है तो ओबीसी एससी के साथ साथ जनरल के अभ्यर्थी भी बाहर हो सकते हैं। अब ओबीसी एससी कैसे अभ्यर्थी बाहर होंगे वो मैंने आपको बता दिया था 90-96 के चलते। अब सवाल यह था कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी कैसे बाहर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कहीं ना कहीं चीज़ें आप सभी को स्पष्ट नहीं है। मैं क्लियर करने वाला हूँ, डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को दी जाती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लाइक और शेयर करते हैं तो आपको डिटेल जानकारी देने का मोटिवेशन और बढ़ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि नई चयन सूची के अंदर हाई कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया है कि जो ओबीसी और एससी के अभ्यर्थी हैं उन सभी का अगर 90 से 96 के बीच में नंबर बन रहे हैं सुपर टीईटी में, तो उनको यहाँ पे उनकी ही कैटेगरी के अंदर सीट दी जाए, यानी कि उनकी 18,500 जो भी सीटें बनती है उसके आधार पर नौकरी दी जाए और जो एससी की सीटें बनती है उसके आधार पे दी जाए। अगर ओबीसी एससी वाले छात्रों का नंबर सुपर टीईटी में 97 या उससे अधिक है तो उनको जो नौकरी मिलेगी वो अनरिजर्व की सीटों पर मिलेगी। अनरिजर्व की टोटल सीट कितनी होती है? किसी भी भर्ती के अंदर 50% सीटें अनरिजर्व की होती हैं, 50% आरक्षण होता है ना। अब जो 34,589 सीट बनती हैं वो किसकी बनती हैं? वो आ जाती हैं अनरिजर्व की सीटें। और यहीं पर सबसे बड़ा खेल होने वाला है, डिटेल में समझिएगा। मैं आपको जो भी इमेजेस दिखाऊंगा वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अंदर दिखाई गई इमेजेस को ही बताऊंगा, क्योंकि आपको वहीं से पता चलेगा। अगर मैं अपना डाटा आपको दिखाऊं तो आप कहीं ना कहीं यहाँ से कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो हाई कोर्ट के अंदर बताया गया था अनरिजर्व के अंदर 34,589 सीटें थी, जिसमें अनरिजर्व के अभ्यर्थी जनरल के इतने अभ्यर्थी थे, ओबीसी के इतने छात्र थे और एससी के इतने और एसटी के इतने। ये जो आंकड़ा है वो ये आंकड़ा नहीं है कि 90, 96 और 97 प्लस कितने अभ्यर्थी हैं। ये बस इतना आंकड़ा है कि जिन छात्रों के सुपर टीईटी में गुणांक और एकेडमिक को जोड़कर इतने नंबर बने थे, इतनी कट ऑफ बनी थी 67.11, उन सभी के यहाँ पे कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए थे। एमआरसी मतलब मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी। अब ये तो बात हो गई। अब यहाँ पे मैंने आप सभी को समझाया था कि जो अभ्यर्थी अनरिजर्व के अंदर मतलब कि यहाँ पे जनरल के अंदर चयनित हुए थे, लेकिन उनका जो नंबर सुपर टीईटी में बन रहा था 90 से 96 बन रहा था, अब उनको वापस अपनी कैटेगरी में आना है। किस में आना है? ओबीसी के अंदर। तो यहाँ से जो 13,007 अभ्यर्थी हैं, इन अभ्यर्थियों को इस कैटेगरी में आना है ओबीसी के अंदर। इनमें से कितने होंगे? 2,000, 3,000, 5 या 10? इसको लेकर मैं डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ और मैं आपको ऑथेंटिक दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि समय लग रहा है। मैं आपको बताऊंगा उसमें कि ओबीसी के 90 से 96 कितने, एससी के कितने, एसटी के कितने, और उसके बाद में अनरिजर्व जो कि जनरल कहते हैं उनके यहाँ पे कितने हैं। फिलहाल ये मामला है ओबीसी को लेकर। सेम यहाँ पे जो एससी के अभ्यर्थी वो इसमें आ जाएंगे, लेकिन एससी के छात्रों की संख्या कम है तो ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। लेकिन जो अभ्यर्थी यहाँ पे 97 प्लस है और ओबीसी के अंदर उनकी एकेडमिक कम थी, गुणांक कम था, इतने के आसपास था, वो अभ्यर्थी यहाँ से निकलकर अनरिजर्व की सीटों पर जाएंगे, यानी कि 34,589 सीटों पर। तो ओबीसी एससी का तो स्पष्ट है कि कुछ अभ्यर्थी ओबीसी से अनरिजर्व में जाने वाले हैं, कुछ अभ्यर्थी अनरिजर्व से ओबीसी में जाने वाले हैं। लेकिन सवाल ये था कि जो जनरल के अभ्यर्थी हैं उनको कैसे अंदर बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा, ये थोड़ा आपको समझना होगा।
और इसको समझने के लिए आप सभी को आना पड़ेगा हाई कोर्ट के माध्यम से दिए गए आदेश के बारे में। 144 पेज का ये ऑर्डर है और पेज नंबर 86 पे आप सभी जाएंगे तो 73 नंबर के पॉइंट पे आप सभी को आना है, जिसके अंदर हाई कोर्ट के माध्यम से बताया गया इन येट अनदर रिजॉइंडर द पेटिशनर हैज रिफ्यूटेड द स्टैंड ऑफ द एस्पिरेंट एंड अकॉर्डिंग टू द देम काउंटर एफिडेविट फिल्ड बाई द अथॉरिटी। मतलब ये है कि छात्रों के माध्यम से जो याचिकाकर्ता थे उनकी तरफ से काउंटर एफिडेविट दाखिल किया गया था और रिजॉइंडर देखने के लिए मिला था। उस रिजॉइंडर काउंटर के अंदर इस मुद्दे पर बात की गई थी। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा द रेस्पोंडेंट एंड अकॉर्डिंग टू देम द काउंटर एफिडेविट फिल्ड बाय द अथॉरिटी। रेस्पोंडेंट कौन है? सरकार, मतलब जो सरकार के माध्यम से काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया था वो पूरे तरीके से मिसलीडिंग था, ऐसा कहना है। इसके अंदर मामला ये है कि सेवरल ऑफ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी जो सामान्य वर्ग से आते हैं, नॉट हैविंग एनी स्पेशल रिजर्वेशन, और उनके पास किसी प्रकार का कोई भी स्पेशल रिजर्वेशन नहीं है इन द फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है, उनके पास किसी प्रकार का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, हैव बीन सिलेक्टेड बियॉन्ड द सीरियल नंबर 34,589, मतलब 34,589 के बाद भी वो सिलेक्ट हुए हैं। अब आप कहेंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन दिक्कत ये है कि 34,589 तक ही अनरिजर्व की सीट थी। उसके बाद जो सीट शुरू हो जाती है वो ओबीसी की होती है या फिर एससी की होती है या फिर एसटी की होती हैं। तो जो अनरिजर्व के अभ्यर्थी यानी कि जो जनरल वर्ग का अभ्यर्थी होता है उसका चयन सिर्फ 34,589 तक देखने के लिए मिलता था। इससे नीचे जाने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब ये लिस्ट कैसे बनाई गई थी इसकी जानकारी तो अधिकारियों ने किसी को नहीं दी है, शायद उनको भी खुद जानकारी नहीं है कि उन्होंने लिस्ट कैसे बना दी, क्योंकि सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी 34,500 से ऊपर की तरफ चयनित हुए हैं वहाँ पर ओबीसी और एससी के छात्रों की सीटें शुरू हो जाती हैं। अब इसी को लेकर आगे बताया गया कि 34,589 के बाद भी कुछ जनरल सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी यहाँ पे चयनित हुए हैं। जैसा कि लिखा हुआ है द पेटिशनर हैव नेम एटलीस्ट 3 जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। पेटिशनर्स के माध्यम से 3 छात्रों के यहाँ पे जो सामान्य वर्ग से आते हैं उनके यहाँ पे सीरियल नंबर भी बताए गए हैं जिनका चयन किया गया है विदाउट हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। जैसा कि यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा 34,591, 34,594 और 41,905 के समथिंग। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू देम, मतलब पेटिशनर के अकॉर्डिंग हम समझे, कोर्ट ने कहा है कि अगर याचिकाकर्ताओं की माने तो एटलीस्ट 7,149 जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैव बीन सिलेक्टेड बियॉन्ड द अवेलेबल अनरिजर्व सीट, मतलब सामान्य वर्ग के 7,149 अभ्यर्थी यहाँ पे सिलेक्ट किए गए लिस्ट के अंदर, जब अनरिजर्व की जो वैकेंसी है वो अवेलेबल नहीं है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अनरिजर्व की जो वैकेंसी है वो 34,589 तक ही है और एक सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी सिर्फ इसी कैटेगरी तक, मतलब इसी नंबर तक सिलेक्ट हो सकता है। इसके बाद में सिलेक्ट होने के लिए या तो वो ओबीसी होगा या एससी होगा या एसटी होगा या फिर उसके पास में कोई स्पेशल रिजर्वेशन होगा, जैसे कि मान लीजिए स्वतंत्रता सेनानी हो जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए और भी अलग अलग होते हैं, डीएफए बहुत सारे होते हैं, आप जानते हैं। पीएच कैटेगरी के अभ्यर्थी भी होते हैं, अगर उनमें से कोई सामान्य वर्ग का है तो भी आ जाते हैं। इसी के संबंध में जानकारी लिखी है, इसी को लेकर उनके माध्यम से जानकारी यहाँ पे लिखी है। इट हैज़ बीन कंटेन्ड बाय देम द एक्सप्लेनेशन ऑफ रेस्पोंडेंट दैट दीज जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैव बीन सिलेक्टेड अंडर द हॉरिजॉन्टल कैटेगरी वाज मिसलीडिंग एंड वाज एन अटेम्प्ट टू क्रिएट फॉल्स इंप्रेशन, मतलब उनके माध्यम से यहाँ पे साफ किया गया ये जो जनरल के अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के थ्रू यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं, जो कि पूरे तरीके से मिसलीडिंग है, ऐसा कहा गया याचिकाकर्ताओं के माध्यम से। और इसको लेकर उन्होंने कहा कि कोर्ट को यहाँ पे गलत इंप्रेशन डाला गया है। इसी तरीके से जब हम आगे जाते हैं तो इसको लेकर उन्होंने और भी बहुत सारी जानकारी दी है, जो कि कुछ पैरा 17 या फिर 17A और B और 18 के बारे में है, जो कि सप्लीमेंट्री एफिडेविट को लेकर, जैसा कि यहाँ से आप सभी देख भी सकते हैं। अब यहीं से सारा का सारा मामला आप सभी को समझना है। कोर्ट के अंदर साफ साफ शब्दों में जो याचिकाकर्ताओं के माध्यम से बताया गया वो ये है कि 7,149 ऐसे छात्र हैं जो जनरल कैटेगरी से आते हैं विदाउट एनी स्पेशल रिजर्वेशन। उनका जो सिलेक्शन है वो 34,589 के बाद में किया गया है। ये पूरे तरीके से क्लियर नहीं है कि किस आधार पे उनको यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, क्योंकि उनकी जो लिस्ट थी पूरे तरीके से प्रॉपर नहीं थी। जैसा कि यहाँ पे कोर्ट के माध्यम से लिखा हुआ है, द सिलेक्टेड लिस्ट नाइदर लीगल नॉर प्रॉपर नॉर टेनेबल, मतलब अगर कानून की हम निगाहों से देखें तो ये लिस्ट जो है पूरे तरीके से क्लियर नहीं है और ना ही लीगल है, ऐसा कहना है कोर्ट के माध्यम से।
और यही वजह है कि कोर्ट के माध्यम से 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची को रद्द करने के अलावा रिविजिट करने का भी आदेश दिया गया। तो यहाँ पे जिन छात्रों के मन में ये सवाल था कि जो ओबीसी और एससी के अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ से कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे चले जाएंगे, तो ये तो बात उनके समझ में आ गई थी। लेकिन बहुत सारे जनरल जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी उनके मन में ये सवाल था कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी कैसे बाहर हो आए। तो इसको लेकर भी उनके माध्यम से जो पेटिशनर है, याचिकाकर्ता है, उन्होंने यहाँ पे एक एफिडेविट लगाया था और पेयर की थी कि 7,149 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको यहाँ पे 34,589 के बाद भी सिलेक्ट किया गया है, जो कि पूरे तरीके से लीगल नहीं है। अब या तो वो सही है या गलत है, दो ही बातें हो सकती हैं। अगर वो सही है तो कोर्ट के माध्यम से इस बात को मांगा गया है कि भाई अधिकारी इस बात का जवाब दे कि जो चयन सूची बनाई गई थी उसके अंदर किस तरीके से कौन से नियम का आपने पालन किया, जिसमें ना तो कोई रैंक देखने के लिए मिली है, ना गुणांक बताए गए, ना ही सुपर टीईटी के नंबर बताए गए, और ना किसी तरीके से कोई रैंक बन रही जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने यहाँ पे याचिका दाखिल कर दी। अब इस बात को आपको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि टोटल वैकेंसी कितनी है। 69,000 पदों पर शिक्षक भर्ती निकाली गई। सीट कैसे भरी जाती है आप सभी जानते हैं, मैं आपको फिर से बता दूं। पहले क्या होता है कि अनरिजर्व की सीटों को भरा जाता है जिसपे जनरल, ओबीसी और एससी के अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाती है। जब अनरिजर्व की सीटें खत्म हो जाती है ना, उसके बाद शुरू होती है ओबीसी और एससी की सीटें, है ना। उसके आधार पर सरकार ने लिस्ट बनाई थी। अब लेकिन यहाँ पे सरकार ने इस बात को तो क्लियर कर दिया कि हमने लिस्ट को ऐसे बनाया, लेकिन ये क्लियर करना, बताना या फिर समझाना भूल गए या फिर समझा नहीं पाए, कुछ भी कह सकते हैं, कि 34,589 के बाद जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी उनका चयन किस प्रकार किया गया। सबसे बड़ा सवाल यही है और इसी को लेकर छात्रों ने एक याचिका में इस बात को भी मेंशन करवाया है। कोर्ट ने भी इस बात को कोट करते हुए ऑर्डर के अंदर मेंशन किया है कि जब हमारे पास में 34,589 सीटें भर जाती हैं तो उसके बाद सामान्य वर्ग की सीटें या फिर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी उन सीटों पर चयनित कैसे होते हैं, क्योंकि वहाँ से 50% रिजर्वेशन शुरू हो जाता है। तो ये तो बात पूरे तरीके से क्लियर है कि अगर नई चयन सूची जारी होती है तो सिर्फ ओबीसी या फिर एससी के अभ्यर्थियों में उलटफेर नहीं होगा, उलटफेर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों में भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सरकार ने जो लिस्ट बनाई थी वो पूरे तरीके से बहुत सारे नियमों को वायलेट कर रही थी, जिसके चलते कोर्ट ने उसको यहाँ पर रद्द करने का आदेश दे दिया गया। तो अब ओबीसी और एससी को लेकर जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो सीटें वो किसकी ज़्यादा खाली होने वाली हैं, तो सबसे ज़्यादा जो सीटें खाली होंगी वो आप जानते हैं कि अनरिजर्व की देखने के लिए मिलेंगी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ओबीसी अभ्यर्थी होंगे जिनके 97 से कम रहने वाले हैं, उनको यहाँ पे ओबीसी की सीटों पर जाना पड़ेगा। और इसके अंदर ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं है, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनके 97+ हैं, लेकिन एकेडमिक कम होने के चलते गुणांक उनका इतना नहीं बन रहा था, लेकिन अब उनके 97+ होने के चलते उनको अनरिजर्व में फाइट करना पड़ेगा, जो कि निश्चित तौर पर सीटें भर भी जाएंगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा उलटफेर देखने के लिए मिलेगा वो इन्हीं 34,500 सीटों पर होगा, जो कि यूआर या फिर अनरिजर्व आप कह सकते हैं। एक बात ध्यान में ये भी रखनी पड़ेगी कि सरकार के माध्यम से बाद में ये बात स्वीकार की गई थी कि 6,800 सीटों का घोटाला हुआ है, मतलब कि विसंगति देखने के लिए मिली है, और ये नंबर भी लगभग 7,149 के समथिंग बनता है। तो यहाँ पे सरकार ने इस बात को स्वीकार किया था 6,800 को। तो जब नई चयन सूची जारी करनी पड़ेगी तो जो ओबीसी अभ्यर्थी 6,800 के अंदर चयनित हुए थे, क्या उनको भी यहाँ पे अंदर लिया जाएगा? अगर लिया जाता है तो निश्चित तौर पे कुछ अभ्यर्थी बाहर होंगे, है ना, क्योंकि मैंने आप सभी को एक आंकड़े के आधार पर बताया भी था कि बड़ी संख्या में ओबीसी और एससी और इसके अलावा सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ नए अभ्यर्थियों को अंदर जाना होगा। वो बाद में डिसाइड होगा कि जो बाहर होने वाले अभ्यर्थी उनका क्या होगा, क्योंकि कोर्ट ने इस बात को भी मेंशन किया है जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उसमें उन छात्रों की गलती कम है, गलती है अधिकारियों की जिनके माध्यम से चयन सूची बनाई गई थी। बेशक सरकार के माध्यम से नई चयन सूची बनाए जाने को लेकर, रिविजिट किए जाने को लेकर विचार किया जा रहा है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा उनके लिए। जब ये मामला दोबारा से नई चयन सूची का आएगा तो इसमें बहुत सारे ऐसे पेच हो जाएंगे जिसको लेकर हमारे जो अधिकारी हैं वो शायद इस मामले पे पूरे तरीके से स्पष्टीकरण न कर पाएँ, क्योंकि ये एक भी बात तो है नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें फॉलो करनी है जिनसे पहले ही चयन सूची नहीं बनी। क्योंकि जब 69,000 की चयन सूची जारी करनी थी उसमें कोई विवाद नहीं था, उसमें तो सीधा चयनित करना था, तब वो चयनित नहीं कर पाए सही तरीके से। तो अब इतने नियमों को पालन करते हुए क्या वो सही तरीके से चयन कर पाएंगे? योग्यता पे सवाल बनता ही है, क्योंकि पहली चयन सूची इन्होंने ही बनाई थी। दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी देखने वाली होगी कि जो 8,000 शिक्षा मित्र चयनित हुए थे उसमें से लगभग 8,000 में से
6000 ऐसे शिक्षा मित्र हैं जो या तो ओबीसी से आते हैं या फिर एसटी से आते हैं, है ना। क्योंकि एसटी की संख्या बहुत कम है तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ओबीसी वाले छात्र ही सबसे ज़्यादा या फिर एससी वाले छात्र सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि 90-96 के बीच में कितने हैं, इसको लेकर कोई ऑथेंटिक डाटा अभी तक मेरे हाथ नहीं लगा है, कोशिश की जा रही है। पूरे ऑर्डर को मैंने खंगाल के देखा, 144 पेज का ऑर्डर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एक लाइन को पढ़ने के बाद आपको डिटेल में जानकारी दी जाती है, तो आप लोग वीडियो को शेयर अवश्य करें। लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद में 90 से 96 और 97 प्लस वाले अभ्यर्थियों का आंकड़ा कलेक्ट कर लिया है और इस पर डिटेल में एक वीडियो बनाकर आपको जानकारी दी जाएगी कि एग्जैक्ट कितने अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो 90 से लेकर 96 के चलते बाहर होंगे अपनी कैटेगरी से और अपनी कैटेगरी वापस आएंगे अनरिजर्व से, और कितने ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो 97 प्लस के चलते अपनी कैटेगरी से निकलकर अनरिजर्व की सीटों पर जाने वाले हैं। और इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान देखने के लिए मिलता है अभी तक अगर बात की जाए तो वो ओबीसी या फिर जनरल वाले अभ्यर्थियों को ही होगा। एससी को इसमें इसलिए सम्मिलित नहीं किया जाता क्योंकि एससी के सिर्फ 1700 अभ्यर्थी ही चयनित हुए थे, लेकिन ओबीसी के 13,000 हैं और 7,000 जो क्लेम किया गया याचियों के माध्यम से कि ऐसे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 34,500 के बाद सिलेक्ट हुए हैं, उनके ऊपर भी संकट के बादल हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अभी कोर्ट के माध्यम से समायोजन पॉलिसी को लेकर भी एक विकल्प खुला हुआ है, सरकार करेगी कि नहीं ये बात की बात है। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब क्लियर हो गए होंगे, चाहे वो ओबीसी को लेकर हो, एससी के बारे में हो या फिर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के बारे में। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।